गरीब का क्ले एलिफेंट हाउस। सविता अपने बच्चों के साथ एक झोपड़े में रहती थी। उसकी बड़ी बेटी मुन्नी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। एक बार स्कूल के पूजा के घर में वास्तु पूजन था, जहां मुन्नी भी जाती है। लेकिन वहां मुन्नी को देखकर किशोरी नाम की एक लड़की कहती है, अरे इस पूजा ने इस गरीब को क्यों बुलाया है यहाँ पे? क्यों रे, तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई कितना भी कहे, ऐसे अमीरों के घर खाली हाथ नहीं आते हैं। अरे वो तो पूजा ने सबको बुलाया है ना, इसीलिए मैं भी आई हूँ और मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। ये देखो, मैंने पूजा के नए घर के लिए ये मिट्टी का बनाया हुआ हाथी लाई हूँ। ये और इस महल जैसे घर में रखने के लिए। चल भाग। किशोरी मुन्नी के हाथ से मिट्टी का हाथी लेकर उसे फोड़ देती है। सारी अमीर घर की लड़कियां मुन्नी का मजाक उड़ाती है। बेचारी मुन्नी अपना टूटा हुआ हाथी लेकर रोते हुए घर आती है। सविता उसे रोते हुए देख सब समझ जाती है और कहती है, मुन्नी बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहां मत जा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब चुप हो जाओ। अमीर तो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाने का मौका देखते रहते हैं बेटा, तू भूल जा इस बात को। सविता मुन्नी को समझा बुझाकर उसका रोना बंद करा देती है। उसी दिन गांव में जंगल से एक हाथी रास्ता भूलकर गांव में घुस जाता है। किशोरी और पूजा दोनों भी हाथी को सताते हैं, जिस वजह से हाथी गुस्से में आता है और हाथी गुस्से से इधर उधर भागने लगता है। तब उस भागदौड़ में मुन्नी की झोपड़ी हाथी की वजह से टूट जाती है। हाथी शांत होकर फिर से वापस जंगल चला जाता है। तब मुन्नी किशोरी से कहती है, अरे पूजा और किशोरी, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? एक बेजुबान जानवर पर ऐसा सितम नहीं करते हैं। और देखो, तुम्हारी वजह से हमारी झोपड़ी गिर गई। तुम तो ऐसा कह रही हो कि जैसे तुम्हारा महल टूट गया है। झोपड़ी ही टूटी है ना, बना लो फिर से, इसमें क्या बात है? किशोरी और पूजा वहां से चली जाती है। सविता और मुन्नी अपने टूटे हुए झोपड़ी को देखते ही रहते हैं कि तब मुन्नी कहती है, माँ, मैंने उस दिन छोटा सा मिट्टी का हाथी बनाया था, तो क्यों ना हम हमारे लिए मिट्टी का हाथी घर बनाए? कम से कम वो मिट्टी का घर मजबूत तो रहेगा ना माँ। सविता और मुन्नी जंगल से मिट्टी लाते हैं और उससे अपने लिए हाथी का मिट्टी का घर बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनका मिट्टी का हाथी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर पूजा और किशोरी बड़े ही जलने लगती है। देख रे पूजा, इस मुन्नी के बच्ची ने कैसा हाथी का घर बनाया है। मेरा बस चले तो फिर से हाथी लाकर इसके घर को बर्बाद कर दूं। किशोरी मुन्नी से जलने लगी थी, क्योंकि उनका घर बहुत ही अनोखा था। इसलिए वो अपने पिता से जिद करने लगती है। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी पिताजी, कैसे भी करके मेरे लिए हाथी का इंतजाम करो। वो मुन्नी की बच्ची ने मिट्टी का हाथी का घर बनाया है। मैं तो असली हाथी की सैर करना चाहती हूँ। प्लीज पिताजी, कुछ कीजिए ना। किशोरी के पिता बहुत ही अमीर थे और अपनी बेटी की हर जिद वो पूरी करते थे। इसलिए उन्होंने किशोरी के लिए हाथी का इंतजाम किया। अब मुन्नी हाथी पर बैठकर रोजाना गांव की सैर करने लगती है। मुन्नी का हाथी का घर देखते ही किशोरी हाथी को मारने लगती है और उसे परेशान करती है। अरे ये हाथी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? गुस्से में मुन्नी का घर तोड़ दे तो बहुत ही मजा आएगा। किशोरी हाथी को शांत देखकर उसे परेशान करने लगती है। अब हाथी गुस्से से जोर से चिल्लाने लगता है और वो किशोरी को ही नीचे फेंक देता है। किशोरी बिल्कुल हाथी के पैर के नीचे गिर जाती है। अब हाथी किशोरी को पैर के नीचे रोने ही वाला था कि मुन्नी आकर किशोरी को बचा लेती है और हाथी को प्यार से सहलाते हुए उसे केले खिलाती है। शांत हो जाओ गजराज, शांत हो जाओ। ये लो, केले खाओ। मुन्नी इस तरह हाथी को शांत कर देती है। तभी वहां महावत आकर हाथी को लेकर वहां से चला जाता है। तब किशोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मुन्नी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मुन्नी। मैंने जानबूझकर हाथी को गुस्सा दिलाया ताकि वो तुम्हारा ये मिट्टी का हाथी का घर तोड़ दे। पर देखो, इसका उल्टा ही हुआ। तुम सही समय पर नहीं आती तो आज मैं मर ही जाती। ऐसा मत कहो किशोरी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ ना, यही बहुत है। वैसे हम किसी के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, अक्सर हम ही उसी में गिर जाते हैं।
इसीलिए हमें दूसरों के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। उस दिन के बाद से मुन्नी और किशोरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किशोरी हमेशा मुन्नी के मिट्टी के हाथी घर में आकर अच्छा महसूस करती है और वो दोनों साथ में पढ़ाई और खेलने भी लगती है। टू स्टोरी बाम्बू हाउस। रमा के पति का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उस वक्त उसके सास और ससुर उसे इस बात का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे और उसके बेटे संदीप को घर से बाहर निकाल देते हैं। संदीप एक छोटा बच्चा था, जिस वजह से रमा उसे लेकर गांव में ही रहने के लिए सहारा ढूंढती रहती है, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति या औरत उसकी मदद नहीं करता। तब वो सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई और दूसरा घर भी नहीं है और मेरा बेटा संदीप अभी इतना छोटा है, उसे लेकर मैं कहाँ जाऊं और उसकी देखभाल मैं कैसे करूं? ये सोचकर रमा रोने लगती है। तब संदीप रमा के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ, हम तालाब के किनारे जाके रह सकते हैं। वहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है और वहाँ से हमें कोई भी नहीं निकाल सकता, ना कोई गांव का आदमी, ना गांव की कोई औरत। संदीप की बातें सुनकर रमा भी तैयार हो जाती है और वो दोनों तालाब के किनारे जाते हैं। सच में तालाब का परिसर तो बहुत ही मनमोहक था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जंगल के छोटे मोटे जानवर भी वहां पानी पीने के लिए आते थे। ये सब देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब रमा सोचती है कि उस जगह पर घर कैसे बनाया जाए। तब संदीप कहता है, माँ, वो देखो, बाम्बू के पेड़, हम बाम्बू से भी घर बना सकते हैं ना। संदीप के कहने पर रमा भी उन बाम्बू के पेड़ों को देखती है और वो बाम्बू से पेड़ बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, संदीप, हम बाम्बू से अपने लिए बाम्बू हाउस बनाते हैं। तुम भी मेरी इसमें मदद करना। रमा बाम्बू तोड़कर लाती है और बाम्बू हाउस बनाने लगती है। संदीप भी उसके इस काम में मदद करता है और देखते ही देखते एक दिन के अंदर ही उनका बाम्बू हाउस बनकर तैयार हो जाता है। रमा और संदीप उस बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं। रमा गांव में काम करने जाती थी तो संदीप स्कूल जाता था। एक बार संदीप बाम्बू हाउस में नीचे सो रहा था कि तभी वहां एक बहुत बड़ा सा सांप आता है। वो सांप संदीप को काटने ही वाला था कि तभी रमा सांप को पकड़कर बाहर फेंक देती है और कहती है, आज अगर मैं सही वक्त नहीं आती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। पर हम ऐसी जगह रहते हैं कि ऐसे जंगली जानवरों का तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। उस दिन से रमा और संदीप बहुत ही सावधानी से बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तालाब में पानी भरने लगता है और वो धीरे धीरे रमा के बाम्बू हाउस में घुस जाता है। तब रमा संदीप को ऊपर उठा लेती है। पूरी रात पानी जाने तक रमा संदीप को अपने कंधे पर ही उठाकर रखती है, जिस वजह से रमा गीली हो जाती है और बीमार पड़ जाती है। संदीप अपनी माँ की बहुत सेवा करता है और वो दूसरे दिन माँ से कहता है, अरे माँ, मेरी वजह से ही तुम बीमार पड़ गई। मुझे पानी से बचाने के लिए तुमने रात भर मुझे कंधे पर उठा रखा। पर माँ, ऐसे तो हमेशा ही होता रहेगा ना, तो क्यों ना हम दूसरा घर बनाए। बेटा, यहाँ पर दूसरा घर बनाने पर भी बारिश में तो उसका भी यही हाल होगा ना? हम दूसरा घर इसी बाम्बू हाउस के ऊपर बनाएंगे माँ। ऊपर तक तालाब का पानी कभी नहीं पहुँचेगा और हम जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा कर पाएंगे। बेटा, तुम्हारा ये ख्याल बहुत ही अच्छा है। बस बेटा, मुझे ठीक होने दो, फिर हम अपना 2 स्टोरी वाला बाम्बू हाउस बनाते हैं। इस तरह 2 दिन आराम करने के बाद रमा भी ठीक हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उसी बाम्बू हाउस के ऊपर एक दूसरा बाम्बू हाउस बनाते हैं। इस तरह से उनका 2 स्टोरी वाला बाम्बू हाउस बनकर तैयार हो जाता है। एक बार संदीप के स्कूल के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। वो संदीप का 2 स्टोरी बाम्बू हाउस देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें वो बाम्बू हाउस बहुत पसंद आता है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे संदीप, तुम्हारा बाम्बू हाउस कितना सुंदर है। यहाँ से जंगल का नजारा भी कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रह जाओ हमेशा के लिए। संदीप के सारे दोस्त उसके घर की बहुत ही तारीफ करते हैं। वो घर जाकर अपने माता पिता को भी 2 स्टोरी बाम्बू हाउस के बारे में बताते हैं। फिर धीरे धीरे लोग वहां आकर उनका घर देखने लगते हैं। एक बार रमा का 2 स्टोरी बाम्बू हाउस देखकर एक आदमी उससे कहता है, हम जैसे कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसे परिसर में रहना चाहते हैं, पर काम की वजह से रह नहीं पाते। लेकिन छुट्टियों में हम अपना एक दिन यहाँ आकर तो बिता सकते हैं ना। इसलिए आप अपना घर एक दिन के लिए किराए पर भी दे सकते हो, जिस वजह से आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे।
रमा को भी उस आदमी की ये बात अच्छी लगती है और वह छुट्टियों के दिन अपना घर किराए से देने लगती है। देखते ही देखते इस 2 स्टोरी बाम्बू हाउस की डिमांड बढ़ने लगती है। फिर रमा और 2 2 स्टोरी बाम्बू हाउस बनाकर उन्हें भी किराए से देने लगती है और देखते ही देखते वो ढेर सारे पैसे भी कमाती है।